नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजनी नगर में जनरल पुल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति बेलगावी में केएलई कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज असम के दौरे पर रहेंगे। वे असम में कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गुवाहाटी में तेतेलिया आरओबी का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल खालिल के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान को लेकर बैठक की। बैठक में चर्चा की गई कि किस प्रकार टीबी के मरीजों को चिन्हित किया जा सकता है और उन्हें उचित इलाज प्रदान किया जा सकता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार श्रद्धालुओं को महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पल पल की अपडेट मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने 4 ऐसे क्यूआर कोड तैयार किए हैं, जिन्हें स्कैन करते ही श्रद्धालु सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ जुड़ जाएंगे। इनमें एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए अलग अलग क्यूआर कोड बनाए गए हैं। महाकुंभ में डिजिटल आंखें 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगी, जिससे जुड़कर श्रद्धालु को सुरक्षा संबंधी हर अपडेट मिलती रहेगी। सुरक्षा के साथ साथ इस पर जनता की राय भी ली जाएगी। साथ ही आपातकालीन सूचनाएं भी यहां अपडेट की जाती रहेंगी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। इसी क्रम में कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 46 आईएएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। संजय प्रसाद को यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमुख गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है। वहीं वैभव श्रीवास्तव को गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं अजित कुमार को कृषि विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। अनुज कुमार झा को नगर विकास का सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी विधायकों को कहा कि वे क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जनसंवाद करें। तमिलनाडु बीजेपी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार को आगामी पोंगल त्योहार में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के साथ 2000 रुपए मौद्रिक राहत देने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार अतीत में चुनाव होने या निर्धारित होने पर मौद्रिक राहत के रूप में मतदाताओं को खुश करने के लिए पोंगल उपहार देती थी।
बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल को बनाया गया है, जबकि बिहार के लिए मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। दिल्ली में मंदिर तोड़ने के आरोपों को फर्जीवाड़ा बताते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और पार्टी द्वारा सांप्रदायिक राजनीति की निंदा की है। दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन का पहला समर्पण समारोह 4 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप सम्मेलन के चौथे संस्करण की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ कार्बन गैस का उत्सर्जन घटना भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में 7.93% घटा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर कहा कि भारत सतत विकास का उदाहरण पेश कर रहा है। अजमेर की गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 813वां उर्स शुरू हो गया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर अजमेर शरीफ दरगाह में मजार पर चढ़ाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी से अजमेर दरगाह के लिए मिली चादर को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चे के मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर जाएंगे। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शीतलहर का असर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी चल रही हवा से 2 गुना तेज गति से हवा चलेगी और लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई है। नोएडा में बढ़ती ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक के क्लास को बंद कर दिया गया है। यह आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने जारी किया है। आदेश में स्पष्ट है कि घने कोहरे और भीषण सर्दी के चलते ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बढ़ती हुई ठंड के मद्देनजर सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय स्थल रैन बसेरा स्थापित किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी का सीधा असर एनसीआर के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट से लोगों का सामना हो रहा है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 6 और 7 जनवरी को उच्च क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा का पूर्वानुमान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरा गृह का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों को कंबल भी बांटे। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम
नाम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र के माध्यम से सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। नगरपालिका ने नाइट शेल्टर होम बनाए हैं। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस के लिए रक्षा कर्मियों की परेड की रिहर्सल कर्तव्य पथ पर जारी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीएसएफ के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा की है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य की सीएम द्वारा बीएसएफ के खिलाफ ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना हैं। बीएसएफ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर ममता बनर्जी का बयान बहुत ही शर्मनाक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए अगले 2 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए लाई गई फेज 2 स्कीम के तहत 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को इंसेंटिव दिया है। इसमें 14,27,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 1,59,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 22,548 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5,131 ई बस शामिल हैं। कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत के कपड़ा और परिधान का कुल निर्यात 7% बढ़कर $21 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्ट्राइड वेंचर्स के संस्थापक इशप्रीत सिंह गांधी के साथ मुलाकात की। उन्होंने बेहतर फंडिंग अवसरों के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप का विस्तार करने की योजनाओं और निवेश पर चर्चा की। भारत में दिसंबर 2024 में बिजली खपत बढ़कर 130 बिलियन यूनिट से ज्यादा हो गई। 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में करीब 6% की वृद्धि हुई है। साल के आखिरी महीने में मारुति सुजुकी इंडिया ने दिसंबर 2024 में बिक्री में 30% का उछाल दर्ज किया। कंपनी के मुताबिक 1,78,000 यूनिट से ज्यादा कारों की बिक्री हुई। आम बजट 2025-26 तैयार करने की औपचारिक कवायद जारी है। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के दिग्गजों, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ कई बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ 7वीं प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में जाम की समस्या से निजात दिलाने, परिवहन नेटवर्क को सुधारने और प्रदूषण कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। दूरसंचार विभाग प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ मेला 2025 के लिए दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस दौरान प्रयागराज शहर, मेला क्षेत्र और सार्वजनिक स्थानों पर दूरसंचार अवसंरचना का विस्तार किया गया। 900 से अधिक नए बीटीएस, 1550 से अधिक बीटीएस अपग्रेडेशन, 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर, 150 छोटे सेल समाधान और 300 किलोमीटर से अधिक ओएफसी बिछाए गए हैं। अदानी सीमेंटेशन के साथ विलय योजना को लेकर अंबुजा सीमेंट्स को बीएसई और एनएसई की ओर से नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल गया है। दैनिक उपयोग की तमाम जरूरी वस्तुएं बस एक क्लिक पर घर पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अब एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। मरीजों के लिए सिर्फ 10 मिनट में एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने गाड़ियों व कलपुर्जा उद्योग के लिए 25,938 करोड़ की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत टाटा मोटर्स व महिंद्रा एंड महिंद्रा के 246 करोड़ के दावे मंजूर कर लिए हैं। थोक मूल्य सूचकांक के 2011-12 के आधार वर्ष में बदलाव होगा। सरकार इसे 2022-23 तक संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय समूह गठित किया है। इससे देश में मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर मिल सकेगी। बाजार नियामक सेबी ने साल 2000 में हुए शेयर बाजार घोटाले में शामिल केतन पारेख, सिंगापुर के ट्रेडर रोहित सलगांवकर और एक अन्य व्यक्ति को अमेरिकी एफपीआई के कथित फ्रंट रनिंग ट्रेड को लेकर प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोक दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में उसने अक्टूबर-दिसंबर 2023 के मुकाबले 14.4% ज्यादा घरेलू जमा हासिल की। यूपीआई से होने वाले लेन देन में हर महीने वृद्धि हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2024 में यूपीआई के जरिए 16.73 अरब लेन देन हुए हैं। हुंडई मोटर इंडिया ने अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सफर को आगे बढ़ाते हुए क्रेटा का इलेक्ट्रिक मॉडल पेश किया है। इसको 4 वेरिएंट और 10 रंगों में पेश किया गया है। फिलिस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2024 के अंत तक गाजा में कुपोषण और भोजन की कमी के कारण 3,500 बच्चों की मृत्यु का खतरा है। उत्तरी इंग्लैंड में भारी बाढ़ आने के बाद चेशायर में एक नहर के किनारे का हिस्सा ढह गया था। भारी बारिश के कारण उत्तर पश्चिम में बाढ़ आ गई। चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं भूकंप के बाद से ही राहत एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इजराइल ने नए साल में गाजा पट्टी में हमले तेज कर दिए हैं। उसने गुरुवार को गाजा में एक शरणार्थी क्षेत्र समेत कई जगहों पर हवाई हमले किए। इसमें गाजा पुलिस के महानिदेशक और उनके सहायक समेत 37 फिलिस्तीनी मारे गए। न्यू ऑरलियंस के लोगों ने नए साल के दिन हुए हमले पर आश्चर्य और अविश्वास व्यक्त किया, जिसमें शहर के प्रसिद्ध बॉर्बन स्ट्रीट पर कम से कम 15 लोग मारे गए, लेकिन भारी पुलिस उपस्थिति के साथ सड़क को फिर से खोल दिया गया है। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों की टीम उनके आवास पर पहुंची। यून के विरुद्ध जारी वारंट आगामी 6 जनवरी तक मान्य है। कोरिया का संवैधानिक न्यायालय यून के महाभियोग मामले पर पहले सुनवाई करने वाला है। वहीं दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के समर्थक उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उनके घर के बाहर डटे हुए हैं। यून सुक योल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए बीते साल 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगा दिया था। हालांकि ये ज्यादा देर प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इसके बाद देश में योल के खिलाफ माहौल बन गया और सांसद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग करने लगे। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान फर्नीचर गोदाम की छत से टकराया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 15 लोग घायल हो गए। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब्स का रेड कारपेट बेवर्ली हिल्टन होटल में बिछाया गया, क्योंकि हॉलीवुड अपने 2025 पुरस्कार समारोह की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के 5वें और अंतिम मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारतीय टीम 4 विकेट गंवा चुकी है। सिडनी टेस्ट में नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में नहीं खेलने का किया फैसला। उनके स्थान पर शुभमन गिल को टीम में जगह मिली है। आकाशदीप के स्थान पर प्रसिद्ध कृष्ण को जगह दी गई है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की लिस्ट में शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह का नाम शामिल है।
खेल मंत्रालय ने 4 खेल रत्न के अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से नवाजे जाने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पुरस्कार आप सभी के अथक परिश्रम और देश को गौरव के पल देने का सम्मान है। सबसे युवा विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने खेल रत्न पुरस्कार के ऐलान के बाद पीएम मोदी और खेल मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उन्हें आने वाले समय में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने खेल रत्न पुरस्कार मिलने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि खेल रत्न मिलना खिलाड़ी को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार मिलने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये पुरस्कार उन्हें आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। पुरस्कार के ऐलान के बाद अमन सहरावत ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अवार्ड उन्हें 2028 ओलंपिक में स्वर्ण जीतने के लिए प्रेरित करेगा। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा पर कहा कि ये हॉकी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने खेल पुरस्कार मिलने वाले सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्रा ने अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली है। बुधवार रात खेले गए मुकाबले में यूपी रुद्रा ने सुरमा हॉकी क्लब को 3-0 के अंतर से हरा दिया। हॉकी इंडिया लीग में आज तमिलनाडु ड्रैगन्स और वेदांता कलिंगा लांसर्स आमने सामने होंगे। दोनों टीम अपना दूसरा मैच खेलेंगी। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल मैच में कोर्ट पर नजर आएंगे। अंतिम 8 में जोकोविच का सामना राइली ओलिप्का से होगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में ही एक अन्य पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस के जियोवानी पेरिकार्ड का सामना चेक खिलाड़ी जाकोब मेंसिक से होगा। रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। कांस विनर फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट आज हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह सीजन 2 आज हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। जुनैद खान और खुशी कपूर फिल्म लवियापा से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। क्राइम ड्रामा सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन 17 जनवरी को प्राइम वीडियो पर होगा स्ट्रीम। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की फिल्म देवा 31 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगे। खिलाड़ी कुमार अक्षय की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सोनू सूद की फिल्म फतेह 10 जनवरी को होगी रिलीज। फिल्म में सोनू सूद के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।
और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे